तो अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट ऑफ एन ओपनिंग। सो एक जो छोटा सा मतलब एक मोटा स्ट्रक्चर निकलेगा, मतलब अगर आप नीचे से देखोगे ना प्लेट के, सो आपको ऐसे लगेगा इस ओपनिंग के नीचे से वो एक कुछ मोटा सा निकल रहा है, ये कुछ मोटा सा निकल रहा है और हेड निकल रहा है, आपको ऐसा लगेगा। जब आप अगर आप नीचे से देखोगे इसको, ऐसे लगेगा नीचे से एक मोटा थिक स्ट्रक्चर निकल रहा है और हेड निकल रहा है। मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल, आपको ऐसे दिखेगा शेल से ऐसा कुछ निकल रहा है, ठीक है। सो द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। सो ये जो मोटा स्ट्रक्चर निकल रहा है स्नेल में से, वो उसका फुट है, उसके पैर हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने हुए हैं। सो फिर आपको फुट का वेवी मोशन भी दिखेगा, ठीक है। मतलब वो शेल के अंदर से आपको, अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको दिखेगा शेल के अंदर से ही पैर निकल रहे हैं और शेल के अंदर से ही उसका मुंह निकल रहा है, और आपको फुट का भी वेवी स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। सो इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट? तो ऑब्वियसली स्लो होता है, स्नेल बहुत ही धीरे चलता है, ठीक है। सो इस तरह से ये आपको लिखना है स्नेल के अंदर। अच्छा, अब हम देखेंगे कॉकरोच। सो कॉकरोच क्या होता है? सो कॉकरोच आपने देखा भी हुआ है। सो कॉकरोच कैसे चलता है? सो एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व अ कॉकरोच। ये कॉकरोच देखो। सो कॉकरोच देखेंगे। कॉकरोचेस वॉच एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, ठीक है। सो कॉकरोच क्या क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं, कूद सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। उनके पास कितने लेग्स होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के। दीज हेल्प इन वॉकिंग, और उसकी वजह से वो चल पाते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद द हार्ड आउटर स्केलेटन। इनकी बॉडी किससे कवर होती है? उनकी बॉडी कवर होती है एक बहुत ही हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर होती है। और दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंड टुगेदर। और ये बॉडी कैसे बनती है? बहुत सारी प्लेट्स से बनती है। आप देखोगे प्लेट्स पे प्लेट्स चढ़ी हुई होती हैं। एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, और इसी की वजह से वो मूव कर पाता है, ठीक है। फिर से देखो, कॉकरोच क्या क्या कर सकता है? कॉकरोच चल सकता है, कूद सकता है, फ्लाई कर सकता है। उसको 3 पेयर लेग्स के 3 पेयर होते हैं और वो उससे चल सकता है। इन 3 पेयर ऑफ लेग्स से वो चलता है। द बॉडी इज कवर्ड विद द हार्ड आउटर स्केलेटन। उसकी बॉडी किससे कवर होती है? हार्ड आउटर स्केलेटन से। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स, और ये जो है इसी बहुत सारी प्लेट्स के बने होते हैं, जॉइंड टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, और उसकी वजह से मूवमेंट होता है, ठीक है। सो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। और हेड के आपको हेड के पीछे आपको 2 विंग्स दिखेंगे जो कि छुपे हुए होते हैं। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। कॉकरोचेस के पास मसल्स भी होते हैं। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। जो मसल्स लेग्स के बाजू में होते हैं उनकी वजह से कॉकरोच चल पाते हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स वाइल द कॉकरोच फ्लाइज। सो जो बॉडी मसल्स होते हैं उनसे विंग, मतलब जब कॉकरोच उड़ता है सो बॉडी मसल्स की वजह से ही विंग्स उड़ते हैं, ठीक है। सो मतलब कॉकरोच के पास कितने पेयर ऑफ लेग्स हैं? कॉकरोच के पास 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं और उनकी मदद से वो चल पाता है। और बॉडी किससे कवर्ड होती है? कॉकरोच की हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर्ड है। और ये जो आउटर स्केलेटन है किसका बना हुआ है? बहुत सारी प्लेट्स का बना हुआ है जो कि जॉइंट टुगेदर हैं, ठीक है। सो बहुत सारी प्लेट्स का बना होता है आउटर स्केलेटन, और इसी की वजह से मूव कर पाते हैं। और देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स। 2 विंग्स होती हैं अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। हेड के पीछे 2 विंग्स हैं। और कॉकरोचेस के बाद मसल्स भी होते हैं। कहाँ होते हैं? द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स दोज नियर द लेग्स। जो लेग्स के बाजू में होते हैं वो उनको मूव करने में मदद करते हैं, वॉक करने में मदद करते हैं। और जो बॉडी मसल्स होते हैं
वो उनको मूव द विंग्स, जब कॉकरोच उड़ता है सो उससे विंग्स को मूव करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये कॉकरोच होते हैं। अच्छा, इसके बाद बर्ड्स, ठीक है। सो बर्ड्स क्या करते हैं? सो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स क्या करते हैं? हवा में उड़ते हैं। एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, हवा में भी उड़ते हैं और ग्राउंड पे भी चलते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर, कुछ जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि डक्स और स्वान्स वो स्विम भी करते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, बर्ड्स हैं वो उड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडीज हैं वो उड़ने के लिए सूट होती हैं, मतलब उड़ने के लिए ही बनी हुई हैं। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, उनके बोन्स कैसे होते हैं? एकदम खोखले होते हैं, मतलब और एकदम लाइट होते हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। सो हिंड लिम्स के बोन्स का मतलब क्या होता है? हिंड लिम्स के बोन्स का मतलब होता है, हिंड लिम्ब मतलब पिछले पैर, मतलब जो पीछे के पैर होते हैं, जो पैर होते हैं। जैसे अगर हम इंसानों की बात करूँ तो फोर लिम्ब मतलब हाथ और हिंड लिम्ब मतलब पैर, तो वैसे ही सो बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स, जो इनके पीछे के पैर होते हैं, उनके बोन्स टिपिकल होते हैं वॉकिंग एंड पर्चिंग के लिए। पर्चिंग मतलब डाली पे बैठना। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, सो ये जो फोर लिम्ब का बोनी पार्ट्स है, मतलब फोर लिम्ब मतलब आगे के जो उनके दो पैर हैं, उनके जो बोनी पार्ट्स हैं वो विंग्स का काम करते हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, और उनके शोल्डर बोन्स क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, जो उनके शोल्डर बोन्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, और उनके जो ब्रेस्ट बोन्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनके जो ब्रेस्ट बोन्स होते हैं वो इस तरह से बने हुए होते हैं ताकि वो मसल्स को पकड़ पाए, ठीक है। मतलब उड़ते दौरान मसल्स को पकड़ पाए, मतलब बोन्स इस तरह से बने हुए होते हैं, और इसी की मदद से जो विंग्स हैं वो अप और डाउन मूव करती है, ठीक है। सो फिर से बर्ड्स का स्ट्रक्चर कैसा है? बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, और कुछ डक्स और स्वान्स जैसे हैं जो स्विम भी करते हैं। बर्ड्स उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी ऐसी बनी हुई है, उनकी बोन्स हॉलो होती हैं, एकदम खोखली होती हैं, और लाइट भी होती हैं। जो उनके हिंड लिम्स होते हैं, जो पीछे के पैर होते हैं, उसे वो वॉक कर सकते हैं, पर्च कर सकते हैं। और उनके जो बोनी पार्ट्स हैं, जो इनके फोर लिम्स के, जो उनके आगे के दो पैर हैं, उसके जो बोनी पार्ट्स हैं वो विंग्स की तरह बने हुए होते हैं। और उनके जो शोल्डर बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनके जो ब्रेस्ट बोन्स हैं उससे जो है वो मसल्स को होल्ड करते हैं, और उसी से विंग्स अप और डाउन मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिशेस के बारे में देखेंगे। सो फिशेस, अब यहाँ पे भी एक एक्टिविटी है फिशेस के बारे में समझने से पहले। सो फिशेस हम हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे बर्ड की हेडिंग डालना। जब आप बर्ड्स के पॉइंट लिख रहे हो सो आप बर्ड की हेडिंग डालना, ठीक है। अच्छा, फिश के बारे में देखें। मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। एक पेपर बोट बनाओ और उसको ऐसे चलाओ। डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली, क्या वो आराम से गई? नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश्ड इट इनटू द वाटर फ्रॉम द बोट साइड। अब उसको साइड से पकड़ो और उसको पुश करो। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड? क्या आप बोट को मूव कर सकते हो वाटर में? मतलब आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर, क्या आप उसको मूव करा पा रहे हो जब आप उसको साइड से ऐसे पुश कर रहे हो? हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश? क्या आपने देखा कि बोट फिश की तरह ही है, मतलब ऑब्वियसली फिश की तरह ही बोट होती है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। जो फिश होता है, फिश का हेड और टेल उसके मिडल पोर्शन से बड़ा होता है।
द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर। हेड और टेल छोटा होता है बीच के हिस्से से। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स। बॉडी टेपर्स का मतलब ये हेड और टेल को बॉडी टेपर्स कहा गया है। दिस बॉडी इज शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। सो इस शेप को स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन किसको कहा जाता है? जब बॉडी ऊपर से भी छोटी हो, पीछे से भी छोटी हो और बीच से बड़ी हो, उसे हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। ठीक है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। The shape is such that water can flow around easily and allow the fish to move in water. So ये shape ऐसी होती है fish की कि भाई जो पानी है वो आराम से flow हो सकता है और fish को वो move करा सकता है water में। कौन सी shape? Streamline shape। ठीक है। Streamline shape ऐसी shape है जिससे water आराम से flow हो सकता है और fish को move करा सकता है। The skeleton of the fish is covered with strong muscles। ठीक है। सो जो फिशेस का स्केलेटन होता है, जो फिशेस के हड्डियों का ढांचा होता है, वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग, स्विमिंग के दौरान मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। स्विमिंग के दौरान क्या होता है? जब स्विम करते हैं, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings down towards the opposite side। क्या होता है स्विमिंग के दौरान? जो फ्रंट पार्ट है वो एक साइड पे जोर लगाता है और जो टेल पार्ट है वो ऑपोजिट साइड पे जोर लगाता है। तो फिश कैसे बनती है? फिश फॉर्म्स अ कर्व, एक कर्व की तरह बन जाती है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व to the other side. This makes a jerk and pushes the body forward। और इसी की वजह से वो आगे चल पाती है, इसी झटके की वजह से वो आगे चल पाती है। सो इसी तरह से झटके लगते लगते फिश स्विम करती है आगे, इन्हीं झटकों की वजह से। जर्क मतलब झटके। सो दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल। सो ये टेल के जो फिन्स होते हैं उसकी वजह से वो मूव कर पाती है। देखो किस तरह से झटके लग रहे हैं और ये आगे 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 बढ़ती जा रही है। ठीक है। सो ये है आपके फिश के बारे में। ठीक है। सो फिर से देखो, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है फिश की। स्ट्रीमलाइन मतलब जब ऊपर का हिस्सा भी छोटा होता है, पीछे का हिस्सा भी छोटा होता है, बीच का चौड़ा होता है। शेप ऐसी है कि जो शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजीली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। शेप ऐसी है कि वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजीली, वाटर जो है उसके आजू बाजू इजीली फ्लो कर पाए और फिश को वाटर में मूव करने दें। फिश का जो स्केलेटन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड है और स्विमिंग के दौरान मसल्स जो हैं फ्रंट पार्ट बनाते हैं और जो टेल पार्ट है वो उसका ऑपोजिट साइड बनाते हैं और फिश जो है वो कर्व बनाता है। फिर क्विकली जो बॉडी और जो टेल है वो दूसरी तरफ से कर्व बना लेती है और दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। और उसी झटके से बॉडी आगे की तरफ मूव करती जाती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। और इन्हीं झटकों से फिश है जो आगे स्विम करती जाती है। दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल। सो इससे दिस इज मतलब जो फिन्स होती हैं, टेल का जो निचला हिस्सा होता है, सो फिश को चलने में उससे मदद मिलती है। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body। फिश के बाद जैसे यहाँ फिन्स होते हैं ये, सो वैसे और भी शरीर के हिस्सों में देखो यहाँ भी फिन्स हैं, यहाँ भी फिन्स हैं। सो ये जो फिन्स होते हैं फिश की बॉडी में वो बैलेंस के लिए होते हैं। ठीक है। सो फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। मतलब एक डायरेक्शन के लिए भी ये फिन्स होते हैं और ये जो है वो बैलेंस बनाने में भी मदद करते हैं। Did you ever notice that underwater divers wear fin-like slippers on their feet to help them move easily in water? जो अंडर डाइवर्स होते हैं, मतलब जो डाइविंग करते हैं पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, वो लोग जो
अपने पैरों पे फ्लिपर्स पहनते हैं, फीट पे फ्लिपर्स पहनते हैं, जिनकी वजह से वो स्विम कर पाते हैं। मतलब एक बैलेंस के लिए जैसे फिन होता है, ये इनको तैरने में भी मदद करता है बैलेंस में, वैसे ही जो तैराक होते हैं, जो डाइव करते हैं समुद्र के अंदर, वो भी ऐसे फ्लिपर्स पहनते हैं। सो इस तरह से फिश इस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम स्नेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्नेक्स कैसे मूव करते हैं। ठीक है, सो हाउ डू स्नेक्स मूव। हैव यू सीन अ स्नेक स्लिदर, क्या आपने कभी स्नेक को रेंगते हुए देखा है। सो क्या वो सीधा सीधा रेंगता है, बिल्कुल स्ट्रेट रेंगता है। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, अब स्नेक से बाद बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, उनके पास छोटी छोटी मसल्स भी होती हैं, पतली पतली सी मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, जो स्नेक्स की मसल्स होती हैं, ये जो थिन थिन पतली पतली मसल्स होती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, भले वो अलग अलग होती हैं तो भी वो जुड़ी हुई होती हैं, दूर दूर होती हैं तो भी जुड़ी हुई होती हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। सो मसल्स किस किस को इंटरकनेक्ट करते हैं, किस किस को जोड़ते हैं। मसल्स बैकबोन को जोड़ते हैं, रिब्स को जोड़ते हैं और स्किन को जोड़ते हैं। बैकबोन मतलब पीछे रीढ़ की हड्डी को जोड़ते हैं। रिब्स का मतलब क्या होता है, रिब्स का मतलब आपने पढ़ा था, जो आगे से फेफड़े टाइप होते हैं वो, और रीढ़ की हड्डी रिब्स और स्किन को जोड़ते हैं। कौन, मसल्स। ठीक है, द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, और कैसे एक लूप बना बना के चलती है। सो स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। और हर लूप कैसे होता है, स्नेक का जो हर लूप है वो एक फॉरवर्ड पुश होता है बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, मतलब वो ग्राउंड पे एकदम दम लगा के आगे पुश करता है और लूप बनाता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स, उसकी जो लंबी बॉडी है बहुत सारे लूप्स बनाती है। एंड ईच लूप्स गिव इट दिस पुश, और हर लूप की वजह से एक पुश मिलता है उसे। द स्नेक्स मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए वो एकदम फास्ट फास्ट चलता है और एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, वो लूप बना बना के चलता है। तो स्नेक कैसे चलता है, लूप बना के चलता है। ठीक है, सो फिर से देखो, स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, उसकी बहुत ही लंबी रीढ़ की हड्डी होती है, बहुत ही उसके थिन मसल्स होते हैं, पतले मसल्स होते हैं, और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, भले भी वो मसल्स एक दूसरे से दूर दूर हों। मसल्स जो हैं किस किस को कनेक्ट करते हैं, बैकबोन, रिब्स और स्किन को। जो स्नेक की बॉडी है कैसे कर्व करती है, बहुत सारे लूप्स में, और स्नेक का हर लूप उसको एक आगे की तरफ धकेलता है बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स, और क्योंकि उसकी इतनी लंबी बॉडी इतने सारे लूप्स बनाती है, ईच लूप्स गिव्स इट दिस पुश, और हर लूप की वजह से उसे एक पुश मिलता है, वो आगे बढ़ता जाता है। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, सो वो आगे बढ़ता जाता है, बहुत ही फास्टली आगे बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन में आगे नहीं बढ़ता है, फास्ट फास्ट वो आगे बढ़ता जाता है। सो हमने इसके बारे में आगे भी पढ़ा है, बोन्स और मसल्स के मूवमेंट्स के बारे में। सो पहली और भुजों के पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें मूवमेंट्स के बारे में उनको जानना था। सो उनको इन बारे में जानना था कि किस तरह से अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह से चलते हैं। द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस। सो जो ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने, जिनका नाम था एरिस्टोटल, ठीक है, जो ग्रीक फिलोसोफर थे, जो एरिस्टोटल नाम था, उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था गेट ऑफ एनिमल्स। गेट ऑफ एनिमल्स मतलब मूवमेंट ऑफ एनिमल्स पे किताब लिखी थी, और उन्होंने खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव, एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू।
उन्होंने इस किताब में क्या लिखा था एरिस्टोटल ने, मतलब जो एनिमल्स चलते हैं तो वो उन्होंने लिखा था कि उनको वो बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं और वो बॉडी पार्ट्स उनको चलने में कैसे मदद करते हैं। उन्होंने पढ़ा, उस बुक में लिखा था कि उनमें समानता क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है और कितने बॉडी पार्ट्स लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। और क्यों, वाई 2 legs फॉर ह्यूमंस, क्यों और जो इंसान है उसे 2 पैर चाहिए चलने के लिए, और क्यों जानवर जैसे कि काऊ बफेलो से 4 पैर चाहिए। कई एनिमल्स के पास इस तरह से लेग्स होते हैं, बट क्यों हमारे जो पैर मुड़ते हैं वो अलग होते हैं हमारे हाथ के मुड़ने से। इतने सारे क्वेश्चंस थे। अभी और भी इन चीज़ों के आंसर्स हमें ढूंढने बाकी हैं, ठीक है। फिलहाल दिस चैप्टर इज एंडिंग हेयर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे योगा के बारे में कुछ लिखा हुआ है नीचे। सारा तो नहीं पढ़ते हैं, पर योगा के बारे में इतना ज़रूर देख लो कि द UN डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। UN ने योगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब डिक्लेयर किया था? 21 जून को। योगा से आप हेल्दी रहते हो और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहती है और आप सीधे बैठ सकते हो और आप टेढ़े नहीं बैठते हो, ठीक है। इस तरह से योगा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है, एक तरह की एक फिजिकल एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? चैप्टर में आपने बहुत कुछ पढ़ा। हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है। जो बॉडी मूवमेंट्स चैप्टर था हमने स्टार्ट लिया था। बॉडी मूवमेंट्स में आपने ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट के बारे में पढ़ा था जब शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर आपने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर जॉइंट्स में आपने क्या पढ़ा था? फिर जॉइंट्स के बाद आपने बोन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। बोन्स के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद आपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। इसके बाद ये आपके ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। फिर आपने किसके बारे में पढ़ा था? आपने पाइवोटल जॉइंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। पाइवोटल जॉइंट के बारे में पढ़ा था। पाइवोटल जॉइंट क्या है? ये है आपके पाइवोटल जॉइंट। इसके बाद आपने हिंज जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर ये है आपके हिंज जॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद आपने फिक्स्ड जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था कि ह्यूमन स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं। फिर स्केलेटन एग्जैक्टली क्या होता है आपने वो पढ़ा था। फिर इस तरह से फिर आपने भाई एक्सरे से आप किस तरह से पता कर सकते हो बोन्स के बारे में आपने वो पढ़ा था। इसके बाद आपने कार्पल्स पढ़े थे, कार्पल्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था रिबकेज, रिबकेज क्या होता है। फिर आपने बैकबोन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद आपने शोल्डर बोन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर शोल्डर बोन्स के बाद आपने पैल्विक बोन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर आपने स्कल के बारे में पढ़ा। इसके बाद कार्टिलेज, ठीक है, जो बोन्स सॉफ्ट बोन्स होते हैं कार्टिलेज, ठीक है। फिर इसके बाद आपने मसल्स के बारे में भी पढ़ा कि मसल्स का क्या रोल होता है। फिर इसके बाद गेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। गेट ऑफ एनिमल्स में आपने अर्थवॉर्म पढ़ा था। फिर आज आपने पढ़ा, ठीक है, आज आपने स्नेल पढ़ा, स्नेल से चालू किया था। फिर आपने कॉकरोच देखे, भाई गेट मतलब चलने का तरीका, कॉकरोच। फिर बर्ड्स, फिर फिश, इसके बाद स्नेक्स, ठीक है। इस तरह से आपने इन सब के बारे में पढ़ा था, ठीक है। विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर। इसकी समरी इम्पॉर्टेंट है, समरी भी हम देख लेते हैं इस चैप्टर की,
पेज नंबर 77 पे। सो समरी क्या है इस चैप्टर की, वो आपको लिखनी है समरी भी। सो यहाँ देखो, बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बोन्स एंड कार्टिलेज से पूरा स्केलेटन बनता है। इट गिव्स द फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी। इसी की वजह से हमारे बॉडी को एक ढांचा मिलता है, एक शेप मिलता है। इट हेल्प्स इन मूवमेंट, और इसी की वजह से मूव कर पाती है बॉडी। इट प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन्स, और इसी की वजह से जो ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेस द स्कल, द बैकबोन, रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन। सो ह्यूमन स्केलेटन जो हमारे शरीर, हमारा जो ढांचा है पूरे शरीर का, क्या क्या है उसमें, स्कल है, बैकबोन है, रिब्स है, ब्रेस्ट बोन है, शोल्डर है, हिप बोन्स हैं, और बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स हैं। द बोन्स आर मूव्ड बाय ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू सेट ऑफ मसल्स। बोन्स कैसे मूव होती हैं? बोन्स मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूव होती हैं। The bone joints are of various kinds of depending on the nature of joints and direction of movement they allow. So जो bone joints होती हैं वो nature of joints पर depend करती हैं। Strong muscles and light bones work together to help the birds fly. अगर muscles मजबूत हों और bones light हों तो उसकी वजह से birds fly कर पाती हैं। और वो कैसे उड़ती हैं? They fly by flapping their wings. वो अपने wings फड़फड़ा के उड़ती हैं। Fish swim by forming loops alternately on two sides of the body. Fish कैसे swim करती हैं? loops बना बना के swim करती हैं। Snakes slither on the ground by looping sideways. Snake कैसे रेंगते हैं? loop बना बना के। A large number of bones and associated muscles push the body forward. So बहुत सारी bones और बहुत सारे muscles की वजह से body आगे की तरह धकेलती है। The body and legs of cockroaches have hard coverings forming an outer skeleton. जो cockroaches की body होती है, जो उनके legs होते हैं, उनके पास hard covering होती है, उसी से ही उनका भारी ढांचा बनता है। The muscles of the breast connected with 3 pair of legs and 2 pair of wings help the cockroach to walk and fly. उनके जो muscles होते हैं वो उनको walk करने में और fly करने में मदद करते हैं। Earthworms move by alternate extension and contraction of the body using muscles. Earthworm कैसे मूव करती हैं? Earthworm contraction और extension से मूव करती हैं मसल्स की मदद से, और छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं उनकी बॉडी में जो ग्राउंड को ग्रिप करते हैं, पकड़ते हैं। Snails move with the help of a muscular foot. तो स्नेल कैसे मूव करते हैं? अपने फुट की वजह से वो मूव कर पाते हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं इस चैप्टर की, पेज नंबर 78 पे। ये एक्सरसाइज आप यहीं लिख लेना। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ए, जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द ब्लैंक ऑफ द बॉडी। जो बोन्स में जॉइंट्स होते हैं वो किस में मदद करते हैं? सो हेल्प इन द मूवमेंट। इन्हीं जॉइंट्स की वजह से बॉडी मूव कर पाती है। A combination of bones and cartilages form the blank of the body. जो bones और cartilages होते हैं उनसे क्या बनता है शरीर का? skeleton, मतलब ढांचा बनता है। The bones at the elbow are joined by a joint, blank joint. So हमारे जो elbow की, हाथों की bones होते हैं वो किससे join होते हैं? hinge joint, hinge से। ठीक है। फिर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैंक पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। जो बोन्स कैसे पुल होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। क्वेश्चन 2, इंडिकेट ट्रू T एंड F, फॉल्स F अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। A, the movement and locomotion of all animals is exactly the same. सारे मूवमेंट का, मूवमेंट और चलने का तरीका सबका एक सा होता है। सो फॉल्स, सबका तरीका एक सा नहीं होता। द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स। क्या कार्टिलेज ज़्यादा हार्ड होते हैं बोन्स के कंपेयर? सो फॉल्स,
नहीं। द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, जो हमारी फिंगर हैं, उंगलियां हैं, क्या उनमें जॉइंट्स नहीं होते हैं? फॉल्स, उनमें भी जॉइंट्स होते हैं। द फोर आर्म हैज 2 बोन्स, जो हमारा आगे के आर्म होते हैं उनमें 2 बोन्स होते हैं, सो ट्रू। कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन, कॉकरोचेस के पास बाहर से ढांचा होता है, सो ट्रू। ठीक है, ये सही बात है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 3 आपको मैच करना है। सो क्वेश्चन 3 देखो, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम 2। सो मैच करेंगे। अपर जॉ किसके साथ मैच होगा? सो अपर जॉ मैच होगा आपका इज एन इनमूवेबल जॉइंट, अपर जॉ इज एन इनमूवेबल जॉइंट। फिश इसके साथ मैच होगा, सो फिश हैव फिन्स ऑन द बॉडी, फिश के पास फिन्स भी होती हैं और फिश के पास स्ट्रीमलाइन बॉडी भी होती है, सो इसके साथ भी मैच होगा, इसके साथ भी मैच होगा, इसके साथ भी मैच होगा, क्योंकि उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी भी होती है। फिश की बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब ऊपर नीचे से पतली, बीच से मोटी। अच्छा, रिब्स क्या होते हैं? सो रिब्स हमारे जो हार्ट है उसे प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जो दिल को प्रोटेक्ट करते हैं हमारे रिब्स। स्नेल क्या होता है? सो स्नेल हैज एन आउटर स्केलेटन शोज वेरी स्लो मूवमेंट, स्नेल के पास आउटर स्केलेटन होता है और ये भी धीरे धीरे, आउटर स्केलेटन मतलब वो जो अपने साथ रेंग के लेके जाता है, और ये भी बहुत स्लो मूवमेंट दिखाता है, धीरे धीरे चलता है। कॉकरोच, तो कॉकरोच के पास भी आउटर स्केलेटन होता है और वो फ्लाई भी कर सकता है। ठीक है, सो कॉकरोच कैन फ्लाई इन एयर और इट हैज़ इन आउटर स्केलेटन, सो कॉकरोच के पास भी आउटर स्केलेटन होता है। ठीक है, सो इस तरह से ये थे आपके मैच विथ बी। ठीक है, अब हम इसके ये 3 क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला है व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसका आंसर लिखते हैं ए, द राउंडेड एंड of one bone fits into the hollow space of other bone। ठीक है, जब एक बोन का एक राउंडेड एंड दूसरी बोन में फिट हो जाता है, सो उसे हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, हमारे जो खोपड़ी के कौन से बोन्स हैं जो मूव कर सकते हैं? सो लोअर जॉ। ठीक है, सो हमारा पूरा जो स्कल होता है पूरा, सो उसमें क्या मूव कर सकते हैं? ओनली लोअर जॉ। सो विच ऑफ द स्कल, सो इसका आंसर होगा लोअर जॉ। जो नीचे का जबड़ा होता है वही मूव कर सकता है। Why can our elbow not move backwards, हमारा एल्बो क्यों पीछे की तरफ क्यों नहीं चल सकता है? हमारा एल्बो क्यों पीछे की तरफ नहीं चल सकता? क्योंकि हमारे एल्बो के पास कौन सी जॉइंट है? हिंज जॉइंट। बिकॉज द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट, एल्बो के पास कौन सी जॉइंट होती है? हिंज जॉइंट होती है, दैट अलाउ क्योंकि एल्बो के पास कौन सी जॉइंट होती है? हिंज जॉइंट होती है। हमारा एल्बो आगे की तरफ क्यों जा सकता है, पीछे की तरफ क्यों नहीं जा सकता है? सो कारण है एल्बो के पास कौन सी जॉइंट है? हिंज जॉइंट।
और इसी हिंज जॉइंट की वजह से allows movement in only one direction. Hinge joint that allows movement in only one direction. ठीक है. सो क्यों एल्बो, क्यों हमारी एल्बो जो हमारी कोहनी है क्यों पीछे की तरफ क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उसके पास हिंज जॉइंट होता है और इसी हिंज जॉइंट की वजह से हम एक ही तरफ मूव कर पाते हैं. हिंज जॉइंट ऐसे जॉइंट है जो खाली एक ही तरफ डायरेक्शन कराता है, दूसरी तरफ डायरेक्शन नहीं कराता. इसलिए हमारा एल्बो आगे की तरफ जा सकता है, ऐसे आगे की तरफ जा सकता है, पीछे की तरफ हमारा एल्बो नहीं जा सकता. ठीक है. सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन. सो जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली. जो पॉइंट्स लिखाई हैं वो सब लिखना और जो पॉइंट्स टिक कराई हैं वो सब लिखना एंड उसके बाद ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग. थैंक यू.